नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आप सबका स्वागत। आज बात एक ऐसे एनकाउंटर की जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां ब्राह्मण बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का दुश्मन मानने लगे, तो वहीं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उसने इसे उन सारे दलों ने इस घटना को अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। आज के अंक में बात कानपुर के बिकरू कांड की, उसके मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की और साथ ही साथ बात वर्तमान जो राजनीति है उस पर इस कांड के प्रभाव की, हालिया प्रभाव की बात भी होगी। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को हुए करीब एक साल से सवा साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, पर समय समय पर यह मामला सुर्खियों में रहता है। इसकी कई कहानियां सामने आती रहती हैं, अलग अलग कारणों से ये मामला चर्चा में बना रहता है। कभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को लेकर के, तो कभी नाबालिग खुशी दुबे की जमानत को लेकर के, और कभी जो इस पर फिल्म बनी है उसको लेकर के ये मामला चर्चा में रहता है। आपको बताते चले कि इस घटना पर फिल्म बन चुकी है जो कई पार्ट में यूट्यूब पर अपलोड है, और ज़्यादातर जो इसके पार्ट्स हैं उसके जो व्यूज़ हैं, उसको देखने वाले लोगों की जो संख्या है वो करोड़ों के आसपास पहुंच गई है। इसको लेकर के भी ये कांड जो है वो सुर्खियों में बना रहता है। जो मामला था 2 जुलाई 2020 की रात को कानपुर जिले के चौबेपुर का एक ब्लॉक है, चौबेपुर ब्लॉक में एक गाँव है जादेपुर धस्सा। वहां के एक निवासी राहुल तिवारी ने विकास दुबे और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज जब हुई शाम के समय, उसी रात में करीब 12:30 बजे बिल्हौर के तत्कालीन सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में बिकरू जो गांव था जहां का विकास दुबे रहने वाला था, विकास दुबे के गांव विकास दुबे के घर पर दबिश की प्लानिंग की गई और उसके बाद दबिश दी गई। यहाँ पर पहले से ही विकास दुबे और उसके जो गुर्गे थे वो घात लगाए बैठे हुए थे। पुलिस को रोकने के लिए रास्तों पर जेसीबी लगा दी गई थी। पुलिस के वहाँ पर पहुँचते ही बदमाशों ने उन पर घरों की छतों से गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। चंद मिनटों में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर ये सभी अपराधी फरार हो गए थे। गैंगस्टर जो था विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। एक एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी गई थी। आपको ये भी याद दिला दें कि मारे गए इस घटना में जो सीओ मारे गए थे वो इस घटना के ठीक 8 महीने बाद यानी मार्च 2021 में रिटायर होने वाले थे। विकास दुबे के बारे में आपको थोड़ा बताते चलें। विकास दुबे बिकरू गांव का रहने वाला था और तमाम छोटी बड़ी घटनाओं में इसका नाम था। 40 से ज़्यादा मामले इस पर दर्ज थे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसने थाने में ही पूरी पुलिस वालों की मौजूदगी में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। इन सारी घटनाओं के बाद भी ये आज़ाद रूप से घूमता था। पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इसका खूब दबदबा था, इसका सिक्का चलता था। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस ने 3 जून की सुबह प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। 8 जुलाई को हमीरपुर में अबर दुबे, 9 जुलाई को पनकी में प्रभात मिश्रा, इटावा में प्रवीण दुबे उर्फ बउआ का एनकाउंटर हुआ। पर इस घटना के मास्टरमाइंड विकास दुबे की तलाश उसके बावजूद भी जारी थी। इसके ऊपर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी। इनाम की रकम 50,000 रखी गई। फिर इसके बाद ये 50,000 की रकम बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच गई, पर विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि विकास दुबे जैसे इसके बाकी साथी बहुत लंबे समय तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाए, वैसे विकास दुबे भी लंबे समय तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाया। 9 जुलाई के दिन एक बेहद नाटकीय ढंग से विकास दुबे एकदम से लोगों के सामने आ गया। 9 जुलाई की सुबह उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई
उज्जैन में महाकाल मंदिर में इसके दर्शन, और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया उस समय इसका मैं विकास दुबे कानपुर वाला कह करके अपना परिचय देने की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बहुत उसकी वो वीडियो जो थी वो खूब चर्चित वीडियो उस समय की रही थी। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद एसटीएफ वहाँ पे गई, एसटीएफ उसको लेकर के और कानपुर लेकर के आने लगी। फिर कानपुर पहुंचने के रास्ते में सिचंडी थाने क्षेत्र में उसका एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद वो मार दिया गया। एसटीएफ ने ये दावा किया था इस घटना के बाद कि गाड़ी उसकी पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे पुलिस वालों की पिस्टल छीन करके भागने लगा और फिर उसने गोलियां भी चलाई। जवाबी कार्रवाई की गई, जवाबी फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में वो मारा गया, वो वहीं पर ढेर हो गया। जैसा कि पहले से स्पष्ट था कि विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, 40 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे लदे हुए थे, एक राज्य मंत्री की वो थाने में हत्या कर चुका था। इन सबको देखते हुए ये माना जाता था कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर था वो सही था। हालांकि इस घटना पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, जिसके बारे में अभी हम कुछ पहले बता चुके हैं और कुछ आगे बताएंगे। पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर के 8 दिन के भीतर विकास दुबे सहित पूरे 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार दिया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके अलावा 45 आरोपियों को जेल भेजा गया। इसमें खुशी दुबे समेत 4 महिलाएं भी शामिल थीं। खुशी जो है वो मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी रहे अमर दुबे की पत्नी है और जिसे अमर के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई थी। जिस समय ये घटना हुई उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई, उसको गिरफ्तारी और घटना के समय और इसके विवाह के समय को देखते हुए माना जा रहा था कि पूरे शूटआउट में इसका कोई रोल नहीं था। इसी के चलते पुलिस ने इसकी जमानत को लेकर के बहुत तेज़ कार्रवाई की थी। पुलिस भी चाहती थी कि इसकी रिहाई हो जाए, पुलिस ने इसके लिए प्रयास भी किया। पर ठीक उसी समय खुशी दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिस ऑडियो को सुनने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि खुशी दुबे को इस घटना की जानकारी पहले से थी और शायद इस ऑडियो के आने के बाद ही पुलिस को फिर से सोचना पड़ा और पुलिस बैकफुट पर चली गई। जो पुलिस लगातार खुशी दुबे को रिहाई का प्रयास कर रही थी वो बैकफुट पर आ गई। बहरहाल इसके बाद में उसकी जब गिरफ्तारी हुई, मामला चला, फिर बाद में उसको नाबालिग साबित कर दिया गया। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके हिसाब से उसको नाबालिग माना गया, फिर उसको संरक्षण गृह में भेज दिया गया। खुशी दुबे का जो मामला है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। जब भी इस मामले की सुनवाई होती है तो ये पूरा जो मामला है विकास दुबे के एनकाउंटर का, कानपुर बिकरू कांड का, ये पूरा मामला एक बार फिर से सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुर्खियों में आ जाता है। एक बड़ा तबका है जो खुशी दुबे की जमानत के लिए लगातार प्रयासरत है। वो मानता है कि खुशी दुबे जो है वो उसका कोई उसमें रोल नहीं था और इसके लिए वो संघर्ष भी करता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के कई सारे हैशटैग भी चलाए जा चुके हैं। बहरहाल ये जो पूरा मामला है, इस मामले में अब तक 3 आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल, राजेंद्र और बबलू मुसलमान पर एनएसए लगाया जा चुका है। केस का ट्रायल अभी भी जारी है। जो शहीद पुलिसकर्मी थे, जो इस घटना में पुलिसकर्मी मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके परिजनों को लेकर के सरकार ने बड़े ऐलान किए थे। ये माना गया था कि उन्हें मुआवजे के साथ साथ नौकरी भी दी जाएगी। जिनकी जो मृतक आश्रित वाली नौकरी है वो सारे, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया है। जो वादे सरकार ने किए थे वो अभी पूरे नहीं किए जा पाए हैं। इसमें अभी भी प्रयास चल रहा है। इसमें कहा जाता है कि कार्रवाई जारी है, प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में जो आरोपितों के जो ये आरोपी थे, इनके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी। पुलिसकर्मी भी दोषी माने गए थे। इसमें आईपीएस अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। सारे ये जो आईपीएस अधिकारी और जो पुलिस वालों की जांच थी वो सभी मामलों में, लगभग सभी मामलों में प्रारंभिक जांच जो है पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट्स लगने और उस स्थिति में पहुंच चुकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरीके के सवाल पूछे गए। दरअसल जो एनकाउंटर हुआ था, पूरा एनकाउंटर ही बेहद संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके भी कई लॉजिक हैं, कई सवाल हैं जो प्रथम दृष्टया सामने आते हैं।
एक, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो उसके कुछ समय पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया था। दूसरा ये कि जब उस जो गाड़ी है वो अचानक कैसे पलट गई। तीसरा कि जब वो रास्ते में लाया जा रहा था तो वो सफारी में बैठा करके लाया जा रहा था, फिर अचानक उसकी गाड़ी बदली क्यों कर दी गई, सफारी से वो टीयूबी में कैसे आ गया। ये सारे जो सवाल हैं वो ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं इस मामले को, इस एनकाउंटर को संदेहास्पद बनाते हैं। हालांकि जो पुलिस और मजिस्ट्रेटी जांच है उन सारे जांचों में इस एनकाउंटर को सही ठहराया गया है। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे के एनकाउंटर को कई बड़े नेता और अधिकारियों को बचाने के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये माना जाता है कि उसको विकास दुबे को कई बड़े नेताओं और जो पहुंच वाले लोग, रसूखदार लोग हैं, उनका समर्थन हासिल था, जिससे उसी के चलते वो इतनी दूर तक का सफ़र तय कर पाया था, इतना वर्चस्व वो कायम कर पाया था। ये माना जाता है कि यदि विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो इन बड़े नामों का खुलासा हो सकता था। ये बड़े नाम, कई बड़े ऐसे अधिकारी और बड़े नेता हैं जो इस मामले में फंस सकते थे, उनका नाम सामने आ सकता था, और इसी के चलते सरकार और अधिकारियों के दबाव में विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। यही कारण है कि इस घटना के बाद ब्राह्मणों ने खुल करके बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। जो बीजेपी है और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है उस पर जातिवाद का आरोप लगा। ये माना गया कि ये सरकार जानबूझ करके ब्राह्मणों को अपमानित कर रही है और ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। ये बात बार बार सोशल मीडिया पर टारगेट करने की बात कही जाती है। जो सोशल मीडिया, इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर ब्राह्मणों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध हुआ है सरकार का। ऐसे में जो दूसरे दल हैं उन्होंने इसे नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, उनको लगा कि उनके लिए दरवाजे नए अब ये खुल गए हैं। इसका जो मुख्य कारण था वो साल 2007 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था वो था। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में मायावती ने यूपी की सत्ता पाने के लिए ब्राह्मणों को अपना सहारा बनाया था। बड़ी संख्या में ब्राह्मण बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे और जिसका नतीजा ये हुआ था कि मायावती प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो पाई थी। उस समय मायावती मुख्यमंत्री बनी थी सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके, और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को जोड़ा गया था। क्योंकि ये फार्मूला हिट हो चुका है, टेस्टेड फार्मूला था, इसलिए वर्तमान समय को भी देखते हुए दूसरी बसपा के साथ साथ सपा, कांग्रेस या दूसरे अन्य दल जो भी हैं छोटे बड़े, उन सब ने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कई तरीके के अलग अलग ब्राह्मण सम्मेलन से लेकर के और तमाम नाम अलग अलग दे करके ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश हुई। बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को सामने लाया गया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की सरकार भी इससे अछूती नहीं रही। बसपा, सपा, कांग्रेस सभी अपने अपने साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ दल, वो भी बौद्धिक सम्मेलनों के माध्यम से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़े रखने की, जो ब्राह्मण उसके साथ हैं उनको अपने साथ बनाए रखने और दूसरे ब्राह्मणों को भी अपने साथ शामिल करने में लगी हुई है। जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको इस बहाने से साधा जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ब्राह्मण जो ये बौद्धिक सम्मेलन है, ब्राह्मण सम्मेलन है, या जो दूसरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उससे कितना प्रभावित होता है। ब्राह्मण किस दल के साथ जाता है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके साथ रहता है, या फिर जहां जो बीजेपी के समर्थन में जो सरकार है उसके समर्थन में अभी भी ब्राह्मण बना रहता है। अब देखना ये होगा कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2022 में, जिसके लिए ब्राह्मणों पर पूरा फोकस सभी राजनीतिक दलों ने कर दिया है, उसे ब्राह्मण किस तरीके से देखते हैं और ब्राह्मण उससे कितना प्रभावित हो पाते हैं, किस पार्टी के पाले में जाते हैं। और इसी बात से ये भी तय हो जाएगा कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या फिर सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर करवाया था। जो ब्राह्मणों का दावा है वो कितना सही और कितना गलत होगा, इसकी भी जानकारी इसी से मिल जाएगी। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। आगे दूसरे सियासी किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।